Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about three language formula. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to education segment. थ्री लैंग्वेज फार्मूला है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात हो रही है वो समझते हैं. देखिए, इट इज एन एजुकेशनल पॉलिसी दैट हैज बीन फॉलोड इन इंडिया सिंस 1968. 1968 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इस आइडिया को रीइंफोर्स किया गया है, यानी कि वापस से रीट्रेट किया गया है इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. ये जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 1968 से ही इसको लाने की बात चल रही है भारत में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र है. एज पर दिस थ्री लैंग्वेज फार्मूला, स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न थ्री लैंग्वेजेस: इंग्लिश, हिंदी और अनदर इंडियन लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्टेट्स. मतलब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में तो हिंदी सीखना है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी सीख सकते हैं या कोई और इंडियन लैंग्वेज सीख सकते हैं. उसके अलावा रीजनल या मदर टंग सीखना है. तो तीन भाषाएं सीखनी है: इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल या मदर टंग. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 साफ साफ कहता है कि प्राइमरी क्लासेस में ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, यानी कि क्लास 8th तक ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट होगा. बट साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को. वो ये जो दूसरा ऑप्शन है, हिंदी या एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास तमाम फ्लेक्सिबिलिटी हो अपने हिसाब से भाषा चुनने का. इम्पोज ना किया जाए भाषा किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी स्टेट में स्टूडेंट्स के ऊपर. नो लैंग्वेज शुड बी इम्पोज्ड. ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस पे जोर दिया गया है, इसके पीछे का लक्ष्य है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना. कॉमन लैंग्वेज अगर हम सब बोलेंगे तो इससे देश की इंटीग्रेशन बढ़ेगी. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि रीजनल एंड मदर टंग वो भी सिखाया जा रहा है. मल्टीलिंग्विलिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तीन तीन भाषा एक साथ सीखेंगे. लेकिन अभी करंट डिस्प्यूट जो चल रहा है वो हम अगले पेज पे देखेंगे, लेकिन यहाँ से एक बार थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हैं. करंट डिस्प्यूट चल रहा है इस प्रोविजन को लेकर के, दैट इज हिंदी और अनदर इंडियन लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्टेट. मेनली तमिलनाडु की सरकार ने इसका अपोजिशन किया है. तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में तो हिंदी सीखना ही है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी प्रेफरेबली हिंदी सीखना है, और अगर हिंदी नहीं सीख सकते तो कोई दूसरा लैंग्वेज. लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंदी को एक प्रायोरिटी में ऊपर रखा जा रहा है. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी सीखेंगे, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी हिंदी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अगर हिंदी नहीं तो कोई और भाषा वहाँ पे सीखी जा सकती है. यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इज नॉट बीइंग फॉलोड, ऐसा तमिलनाडु की सरकार कह रही है. उनका कहना है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं है कि यहाँ के बच्चे भी हिंदी छोड़ करके साउथ इंडिया का कोई लैंग्वेज सीखें, तमिल, तेलुगु. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में बच्चों को हिंदी सीखना है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी सीख सकते हैं या कोई और. इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी है. तो फ्लेक्सिबिलिटी बस नाम की है, ऐसा तमिलनाडु की सरकार कह रही है. और उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं नॉन रेसिप्रोकल रिलेशन है, बराबर स्टेटस नहीं दिया गया है साउथ इंडियन लैंग्वेज को हिंदी के. अब ये जो मामला है ये पहले से चल रहा है. थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट इन साउथ इंडियन स्टेट्स, स्पेशली तमिलनाडु एंड टू सम एक्सटेंट इन कर्नाटका, ये पहले से चल रहा है. लेकिन रिसेंट टाइम में ये डिबेट और बढ़ गया, क्योंकि 2026-27 वाला जो एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है अभी स्कूल्स में, उसमें सीबीएसई ने ये थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि दो लैंग्वेज तो बच्चे सीखते ही, एक तीसरा लैंग्वेज भी सीखना है बच्चों को फ्रॉम क्लास 6, इसको मैंडेटरी कर दिया है. तो तीन लैंग्वेज सीखने हैं ऐसा सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है.
फ्रॉम एकेडमिक सेशन 26-27 फॉर स्टूडेंट्स क्लास 6 टू क्लास 8 उनको 3 भाषाएं सीखनी ही है, उसमें से 2 इंडियन भाषा होनी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने फिर अपोज करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इसके थ्रू भारत सरकार हिंदी को इम्पोज कर रही है बाकी स्टेट्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो की क्रिटिसिज्म है वो लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी के अराउंड है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में तो हिंदी सिखाया जा रहा है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी हिंदी बोला जा रहा है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में सदर्न लैंग्वेज क्यों नहीं सिखाए जा रहे। तमिलनाडु की सरकार का कहना है, या जो भी क्रिटिक्स है उनका कहना है कि एक हिडन तरीके से कंपल्सन ही है। भारत सरकार और सीबीएसई चाहे जो भी कहे कि ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स चाहें तो अपने हिसाब से भाषा चुन सकते हैं, हिंदी के अलावा कोई और भाषा भी चुन सकते हैं इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, लेकिन इनडायरेक्टली कंपल्सन है। रीजन बीइंग, स्कूल के अंदर ऐसा एलिगेशन है, स्कूल के अंदर ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए या बाकी भाषाओं के लिए टीचर्स रखेंगे ही नहीं। सरकारी स्कूलों में ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये आ, आ, जो हिंदी के अलावा बाकी सारी भाषाएं, जैसे तमिलनाडु के अंदर कोई स्कूल है, वहां पे बच्चा इंग्लिश सीखेगा, तमिल सीखेगा, उसके अलावा मान लीजिए वो तेलुगु सीखना चाहता है, तेलुगु का ऑप्शन देंगे ही नहीं स्कूल में। प्रैक्टिकली वहां पे बोलेंगे कि टीचर है ही नहीं तेलुगु पढ़ाने वाला, हिंदी पढ़ाने वाला टीचर है, अब हिंदी सीखना है तो सीख लो। तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं तमिलनाडु की सरकार कि देखने में कंपल्सन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हिडन तरीके से कंपल्सन लगा दिया जाएगा बाय मेकिंग नॉन हिंदी टीचर्स अनअवेलेबल। तेलुगु कन्नड़ के टीचर्स होंगे ही नहीं तमिलनाडु के अंदर, मान लीजिए हिंदी के टीचर्स होंगे तो बच्चे हिंदी सीखेंगे, और इस तरीके से हिंदी उनके ऊपर इनडायरेक्टली इम्पोज किया जाएगा और पूरा का पूरा भारत में धीरे धीरे हिंदी को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हमेशा रहेगा, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड फंडिंग का कंसर्न बता करके ये लोग हिंदी को प्रमोट करेंगे। और इसी कारण से ये तमिलनाडु की सरकार क्वेश्चन रेज कर रही है कि इट इज इनडायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। बिकॉज हो क्या रहा है कि भारत सरकार स्टेट्स के ऊपर एक कंडीशन लगा रही है कि अगर आपको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फंड चाहिए तो आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के इनको कई सारे स्टेट्स को, सदर्न स्टेट्स को उनको कंसर्न्स है, और वो जब इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनको फंडिंग नहीं मिल रही, और फंडिंग नहीं मिल रही तो फिर कहीं ना कहीं इट इज कंस्ट्रेनिंग देयर फिस्कल फ्रीडम। सो इस कारण से this 3 language formula is also being seen as a constraint in the field of या in the direction of ensuring fiscal federalism। और अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड एंड डीपली कंसर्निंग अटेम्प्ट एट लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन। ऊपर ऊपर से देख के फ्लेक्सिबिलिटी लग रहा है, लेकिन अंदर से एक प्लान है लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन का। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। इट इज अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, एंड हिंदी को कंपलसरी तरीके से इम्पोज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, हिंदी के अलावा कोई और भाषा भी वो सीख सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला। आप कैसे ये फेडरलिज्म को, कल्चरल आइडेंटिटी, एजुकेशनल इक्विटी को भारत में आप उसको इम्पैक्ट करेगा अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाए तो। पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आप डिस्कस करें। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड सो फार। उसके अलावा मैंने हिंट्स भी दे रखा है, इफ नीडेड रीड द हिंट्स, एक्सट्रैक्ट फ्यू पॉइंट्स एंड देन स्टार्ट राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पहली बार साल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको नोटिफाई किया था, और तब से हर साल लगभग इसको अपग्रेड किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया, तब से 5 से 6 बार इसको बदला जा चुका है। नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एम्स एट रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इम्प्रूविंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। जो
ओरिजिनल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया गया 2016 में, और फिर टाइम टू टाइम जो उसमें थोड़े बहुत अपग्रेड्स किए गए। उसके बाद ओवरऑल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अभी तक क्या हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेस्ट जनरेटर, जैसे हम और आप हैं, अगर हम भी कोई प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल हमारी जिम्मेदारी है दैट वी मस्ट सेग्रीगेट प्लास्टिक एट सोर्स इटसेल्फ। अलग अलग तरीके के प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके अलावा थिन प्लास्टिक, थिक या हार्ड प्लास्टिक, उन सब का अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी 1, 2, 3 हम आगे देखेंगे। तो उन सबको हम सेग्रीगेट करें एट द सोर्स ओनली, एंड वी शुड नॉट लिटर और बर्न प्लास्टिक। ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा रोल ऑफ लोकल बॉडी, जो म्यूनिसिपालिटीज़ हैं उनका काम है प्लास्टिक्स को कलेक्ट करना, सेग्रीगेट, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग करना। साथ ही साथ उनको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ भी बनाना है, इसमें प्लास्टिक के साथ अगर कुछ मेटल वगैरह है तो उसको रिकवर कर पाए। इस तरीके से लोकल बॉडी से एक्सपेक्टेशन है कि वो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। इसके अलावा देयर हैज़ बीन द प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2018 में ऐड किया गया इन दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रोड्यूसर्स जो प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके अलावा इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, इन सब की जिम्मेदारी है। कलेक्टिवली इनको कहा जाता है पीबो। तो पीबो की जिम्मेदारी है कि वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करें, इक्विवेलेंट प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करें और उसका रिसाइकलिंग कराएं। इसका मतलब ये है कि जो पीबोज हैं, प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, वो जितना क्वांटिटी का प्लास्टिक का सामान बेचते हैं, मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर प्लास्टिक बेस्ड प्रोड्यूस बनाता है, प्लास्टिक बॉटल्स बनाता है, तो साल में उसने 100 केजी प्लास्टिक का सामान बेचा है, तो उसको एक साल में 100 केजी प्लास्टिक उसको कलेक्ट करके रिसाइकल करवाना है। आपने 100 केजी का प्लास्टिक बेचा, अब आप सराउंडिंग से 100 केजी प्लास्टिक कलेक्ट कीजिए वेस्ट से और उसको रिसाइकिल कराइए। तो जितना आप बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक मटेरियल रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उतना प्लास्टिक को आप रिसाइकल भी करें। दैट इज द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंतर्गत द पीबोज हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट इक्विवेलेंट एंड रिसाइकल देम। उसके अलावा प्लास्टिक कैरी बैग्स जो होते हैं उनका थिकनेस धीरे धीरे बढ़ाने की बात की गई इन दिस रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। पहले बोला गया कि मिनिमम थिकनेस 50 माइक्रोन होना चाहिए, फिर 75 माइक्रोन बोला गया इन द रूल्स ऑफ 2021, फिर 120 माइक्रोन बोला गया इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2022। प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ाने से होता क्या है कि एक तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक बढ़ जाएगा, प्लास्टिक थोड़ा सा महंगा होगा तो फिर लोग उसका कम इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक की थैली का कम इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये फायदा हो जाएगा, उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया अगर मैंडेटरी तरीके से। दूसरा, थिकर प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं दे आर इजियर टू कलेक्ट एंड रिसाइकल। फिर 2022 में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया इन दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जिसमें बोला गया कि देयर शुड बी बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटलरी, प्लेट्स, जिनका एक बार इस्तेमाल करके हम यूज एंड थ्रो कर देते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स के ऊपर बैन लगा दिया गया। अब करंट न्यूज ये है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फिर से अपडेट किया गया है विथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 which will be applicable from 31st March 2026. As per the new rules, there is mandatory recycled content. तो जो पीबोज हैं उनको क्या करना है, उनको कैटेगरी 1 की जो प्लास्टिक्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में प्लास्टिक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी 1 मतलब रिजिड प्लास्टिक्स, जो हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं, वो अगर कोई प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या ब्रांड ओनर है जो कैटेगरी 1 के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसको टारगेट दिया गया है कि कम से कम 30% बाय 2025-26 एंड 60% बाय 2028-29% वो प्लास्टिक रिसाइकल्ड वाला यूज करे। मतलब आप ये कैटेगरी 1 वाला प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें कम से कम आपको 30% रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करना है बाय 2025-26 और 60% तक रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करना है बाय 2028-29। वही कैटेगरी 2 मतलब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, जैसे इस तरीके का बॉटल, एंड प्लास्टिक कैटेगरी 3 मतलब मल्टी लेयर पैकेजिंग, इस तरीके की।
ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में भी रिसाइकल्ड प्लास्टिक का टारगेट दिया गया है। कैटेगरी 2 में कम से कम 10% रिसाइकल्ड प्लास्टिक इस्तेमाल करना और कैटेगरी 3 में कम से कम 5% रिसाइकल्ड प्लास्टिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट रीयूज रूल्स। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग हैज रीयूज टारगेट अप टू 70%, विच इवेंचुअली विल इंक्रीज टू 85%। आपने जो प्लास्टिक बना दिया इसको रीयूज करना है, जितना हो सके उतना मल्टीपल टाइम्स रीयूज करना है। दैट इज द स्ट्रिक्ट रीयूज रूल। दैट इज दिस स्ट्रिक्ट रीयूज रूल हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू कर्ब अवे द यूज एंड थ्रो कल्चर। इस्तेमाल किए फेंक दिए ये नहीं, इस्तेमाल करते रहना है। एक बार जब वेस्ट हो जाए तो उसको वापस से आप अगर उसमें कुछ मान लीजिए डैमेजेज हो गया तो उसको फिर से आप रिपेयर करके दोबारा से इस्तेमाल करें। तो रीयूज रूल स्ट्रिक्ट तरीके से, खासकर रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग्स में रीयूज टारगेट्स दिया गया है। 70% बाय 2025-26, 85% बाय 2030। न्यू डेफिनेशन ऑफ रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग में वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोसेस है, इंसिनरेशन वगैरह से क्या किया जाता है, वेस्ट को बर्न करके वहां से एनर्जी निकाली जाती है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिसाइकलिंग। इस पर सीधा सीधा प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है। आज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026, वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस हैज बीन नाउ categorized as a recycling process. That statement will be correct. Decentralized enforcement. So local bodies like municipalities and gram panchayats have been given greater power to ensure effective implementation. उनको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि ग्राउंड पे ही इंश्योर कराएं कि प्लास्टिक वेस्ट का सेग्रीगेशन हो अलग अलग तरीके से। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में सेग्रीगेशन हो जाए एट सोर्स ओनली। एंड देन देयर हैज़ बीन प्रोविजंस ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर पीबोस की जिम्मेदारी है टू कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट इक्विवेलेंट। अब इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा एज पर द न्यू रूल्स। इसमें सारे जो पीबोज हैं, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, उनको रजिस्टर करना होगा बिफोर दे स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो बेसिक बात ये है, इतना आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए रूल चल रहा है 2016 से, और उस रूल में टाइम टू टाइम बहुत बदलाव किए गए हैं। इसी कारण से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया इस आर्टिकल में। ये प्लास्टिक रूल्स नहीं है, इलास्टिक रूल्स हैं, बार बार बदल जाते हैं। लेकिन ठीक है, आपको जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, पहली बार आया 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज लेकर के आया। इसमें जो की बातें हैं वो है वेस्ट जनरेटर्स की जिम्मेदारी, हमारी आपकी जिम्मेदारी, लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी, और प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स की जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट जितना प्लास्टिक वेस्ट वो रिलीज कर रहे हैं उतने का वो इक्विवेलेंट रिसाइकल भी करें। प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ा दी गई, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। करंट टाइम में जो है वो रिसाइकलिंग का अमाउंट बढ़ा दिया गया है कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2, 3 में। रीयूज रूल्स, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट ज्यादा है। वेस्ट टू एनर्जी आल्सो हैज बीन कैटेगराइज्ड एज रिसाइकलिंग। लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है रिगार्डिंग सेग्रीगेशन एट सोर्स, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा। इतनी बात बस याद रखनी है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेमाग्लूटाइड मिसयूज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली हेल्थ सेगमेंट। सबसे पहले समझते हैं सेमाग्लूटाइड होता क्या है। सेमाग्लूटाइड इज अ मेडिसिन या ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी। टाइप 2 मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज एंड ओबेसिटीज को डील करने में सेमाग्लूटाइड ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली ये जो सेमाग्लूटाइड ड्रग्स है, इट मिमिक्स ए हार्मोन, नेचुरल हार्मोन जिसका नाम है GLP-1। ये GLP-1 हार्मोन के जैसा ही ये एक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर। और फिर होता क्या है कि जैसे GLP-1 हार्मोन नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है, ये वैसे ही सेमाग्लूटाइड हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है। इससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और फिर एपेटाइट कम हो जाती है, एंड इट स्लोज डाउन स्टमक एम्प्टिंग। हमारा स्टमक जल्दी जल्दी एम्प्टी नहीं होता है। इस कारण से ये जो सेमाग्लूटाइड मेडिसिन है जो मिमिक करता है GLP-1 हार्मोन को,
जो डायबिटीज टाइप 2 को तो डील करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ चूंकि इसके लेने से एपेटाइट कम हो जाती है, भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती है। दैट इज वाई दिस semaglutide, apart from being used for treating type 2 diabetes, it is also being used for treating obesity. मोटापा कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भूख लगेगी नहीं जल्दी जल्दी तो आदमी खाना खाएगा नहीं, ज्यादा खाएगा नहीं तो मोटा कैसे होगा। दैट इज द आइडिया। तो सेमाग्लूटाइड मेडिसिन है, GLP-1 हॉर्मोन्स को मिमिक करता है, इंसुलिन रिलीज कराता है, भूख नहीं लगती है जल्दी जल्दी तो डायबिटीज भी कंट्रोल, भूख भी नहीं लगेगी तो खाना कम खाएंगे तो ओबेसिटी भी कंट्रोल। इस सेमाग्लूटाइड मेडिसिन वॉज अ पेटेंटेड ड्रग्स रिलीज्ड बाय नोवो नॉर्डिस्क। लेकिन अब रिसेंटली हुआ क्या है, 20 मार्च 2026 को, यानी कि पिछले महीने, ये सेमाग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायर हो गया। पेटेंट तो 20 साल के लिए होता है, पेटेंट एक्सपायर हो गया। तो अब उसके जेनरिक वर्जन्स, यानी कि चीपर अफोर्डेबल वर्जन्स जो पेटेंटेड नहीं है, वो काफी सारे आ गए मार्केट में, जैसे कि ओजेम्पिक या वीगोवी। अब ये सस्ते और इजीली अवेलेबल वर्जन है। इसी को लेकर के करंट आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल कहता है कि चूंकि सस्ता और इजीली अवेलेबल वर्जन आने के लगा है सेमाग्लूटाइड का, तो इट इज गुड एज वेल एज बैड, डबल एज स्वॉर्ड है। गुड है क्योंकि सस्ता वर्जन अवेलेबल है तो लोग आराम से अपने टाइप 2 डायबिटीज को डील कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब इसका एक्सेसिव यूज बढ़ सकता है। एक्सेसिव यूज होगा तो फिर मिसयूज की भी संभावना है, क्योंकि कई सारी ऑनलाइन फार्मेसीज में ये चीपर वर्जन अब अवेलेबल हैं 1 mg वगैरह में। वेलनेस क्लिनिक्स जो हैं वो अब इसको खूब प्रेस्क्राइब करेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओबेसिटी। ये जो वेलनेस क्लिनिक्स वगैरह होते हैं वो तो मेनली इसी पे फोकस करते हैं, ओबेसिटी को कैसे कम किया जाए, तो वो इस तरह की दवाइयां खूब प्रेस्क्राइब करेंगे। इस तरह की दवाइयां एक्सेसिव तरीके से इनका इस्तेमाल करना जस्ट टू कंट्रोल ओबेसिटी, इसका कई सारा नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। पैंक्रियाज डैमेज हो सकता है, पैंक्रियाटिस हो सकता है, किडनी इंजरी हो सकता है, डिहाइड्रेशन, गॉल ब्लैडर डिजीज, विजन प्रॉब्लम हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि ओजेम्पिक या वीगोवी जैसी दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने वेट मैनेजमेंट के लिए मत कीजिए। दैट इज अ मैसेज, मत कीजिए। दे माइट अपीयर एज एन ईजी फिक्स टू ओबेसिटी, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारे और भी चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। वेट लॉस का एक सिंपल सा तरीका है कि आप धीरे 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 अपना कंजम्पशन को कट डाउन करें और कंजम्पशन के नेचर को भी बदलें। जंक फूड से हेल्दी फूड की तरफ स्विच करें और धीरे धीरे अपने वेट को कम करें। याद रखें, अगर वेट बहुत जल्दी कम होगा तो उतना ही जल्दी वेट वापस आ भी जाएगा, क्योंकि जल्दी वेट कम करने के लिए आपने कोई ना कोई अननेचुरल तरीका अडॉप्ट किया होगा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में बॉडी पे जरूर दिखेगा। तो सिर्फ ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए इस तरीके के जेनरिक मेडिसिन अगर आपको वेलनेस क्लिनिक्स प्रेस्क्राइब भी करें तो उनका ज़्यादा कंजम्पशन ना करें। आप फॉलो हेल्दी मेथड्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बायोगैस फ्रॉम बायोडाइजेस्टर। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, बायोडाइजेस्टर्स होते क्या है। एक इस तरीके का अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है। उस टैंक के अंदर एक तरफ से काऊ डंग या बाकी एनिमल या अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, ट्रीज, प्लांट्स, इन सबको डाल दिया जाता है। तो ये अंडरग्राउंड टैंक है। दूसरे तरफ से ऑर्गेनिक वेस्ट, मेनली काऊ डंग, डाल दिया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट डाउन कर दी जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट डाउन करने से होता क्या है कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो फिर एनारोबिक कंडीशंस में, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जिससे एक तरफ बायोगैस रिलीज होता है और दूसरे तरफ ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो स्लरी में कन्वर्ट हो जाता है। बायोगैस इज मेनली मेड अप ऑफ मीथेन, तो उसका इस्तेमाल हो जाता है फ्यूल पर्पस के लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए, और जो स्लरी बच जाती है उसका इस्तेमाल हो जाता है फर्टिलाइजर के लिए। जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसमें लगभग 70% तक मीथेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह होता है। लेकिन मेनली क्या होता है, मीथेन। मीथेन आपको पता है, एलएनजी, सीएनजी सब वही है, नेचुरल गैस। तो मीथेन की सप्लाई जो है वो बायोगैस डाइजेस्टर से हो सकता है, और मीथेन एक क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल है।
इसी से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल, ये आर्टिकल कहता है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के गांव में लगभग 500 रेजिडेंट्स ने मिलकर के एक इस तरीके का बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाया और वहां से उन्होंने बायोगैस को प्रोड्यूस करके गांव के अंदर सप्लाई करना शुरू किया है, जिस कारण से एलपीजी शॉर्टेज के बावजूद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस डाइजेस्टर प्लांट में लगभग 600 क्यूबिक मीटर्स ऑफ काउ डंग पर डे कंज्यूम होता है और उससे वो लोग बायोगैस, जिसमें मेनली मिथेन है, वो प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट हेल्प्स इन अवेलिंग एनर्जी एट हाफ द रेट ऑफ एलपीजी। एलपीजी पे जितना खर्चा आता है उसका आधे दाम पे यहाँ पे लोग अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है ऑफ क्लीनलीनेस, कैसे बायोडाइजेस्टर बना करके, बायोडाइजेस्टर प्लांट गांव में बना करके गांव की क्लीनलीनेस इंश्योर की जा सकती है, क्योंकि वहां से काउ डंग को ये कंज्यूम करता है, फर्टिलाइजर की नीड्स को फुलफिल करता है, इस कारण से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है, साथ ही साथ क्लीनर सोर्स एंड चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है बायोडाइजेस्टर प्लांट। तो मेंस में आप इसका खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको बताना हो कि कैसे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना है, तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज तरीके से बायोडाइजेस्टर प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो आईएनएस अरिसुदान करेंटली अंडर ट्रायल बिलोंग्स टू सेम क्लास एंड डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी एज आईएनएस अरिहंत। दिस इज रॉन्ग। आईएनएस अरिहंत 6000 टन्स वाला है, आईएनएस अरिसुदान will be of 7000 ton displacement, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आईएनएस अरिदमान इज द थर्ड ऑपरेशनल एसएसबीएन ऑफ इंडिया एंड इट इज इन लार्जर साइज एज कंपेयर टू आईएनएस अरिहत एंड आईएनएस अरिघात। दैट इज करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड provides time-bound process for resolving insolvency of companies, partnership, and individual. That is true. NCLT is adjudicating authority. That is also true. Under IBC, once insolvency proceeding begins, the management of the company continues to remain in the hands of existing promoter. That is wrong. The management can go to the creditors committee. The third statement is wrong. Non-derivable derivative. The non-derivable derivative contract underlying asset is not physically delivered and settlement is done in cash. This is correct. The contracts are commonly used in currency that are not fully convertible. एक बार इस स्टेटमेंट को यहाँ पार्क करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज रिक्वायर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मैच्योरिटी। दिस स्टेटमेंट इज तो क्लियरली रॉन्ग। तो एलिमिनेशन मेथड से स्टेटमेंट ऑप्शन ए सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे इंडियन करेंसी भी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। तो नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव्स इज जनरली यूज्ड फॉर दोज करेंसी दैट आर नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। आईएनएस तारागिरी, इसका सीधा सीधा जवाब तो ऑप्शन बी होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।